फ्रांस की क्रांति का जो सेकंड वीडियो है, इसके वॉल्यूम को आप लोग 1.5 पे करके देखें, क्योंकि थोड़ा स्लो हो गया है, तो 1.5 पे आपको सफिशियंट हो जाएगा, आप अच्छे से भी समझ पाएंगे। ओके, शुरू करते हैं फ्रांस की क्रांति। पिछले क्लास में हम लोग फ्रांस की क्रांति पढ़ रहे थे और उसमें आर्थिक कारण तक पढ़ लिए थे, जिसमें हम लोग देखे थे कि लुई 16वां जब राजा बना था, उसके बाद अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अपने यहाँ से सैनिक भेजा था, जिसकी वजह से अमेरिका तो स्वतंत्र हो गया, लेकिन फ्रांस में जो 2 अरब लिब्रे का कर्जा था वो पहुंच के 10 अरब लिब्रे हो गया। और इसका सीधा असर वहाँ के निम्न वर्गीय यानी सर्वसाधारण वर्ग पर पड़ा। तो हम लोग आज आगे क्या कहानी पढ़ेंगे इसमें, और फ्रांस की क्रांति की शुरुआत कैसे हुई इसके बारे में हम लोग आज देखेंगे। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि फ्रांस की क्रांति जो है ये वहाँ आज़ादी के लिए नहीं हुई थी, बल्कि समानता के लिए हुई थी। और फ्रांसीसी क्रांति का नारा भी था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। स्वतंत्रता, सब लोग स्वतंत्र रहें, समानता सबों के बीच में समानता रहे, और बंधुत्व का मतलब हुआ कि सभी लोग भाईचारे के साथ एक दूसरे का सहयोग करते हुए रहें। अब ये जो क्रांति हुई, ये चरण वाइज हुआ था। क्रांति जो है वो चरण वाइज हुआ। तो सबसे पहला जो चरण है वो संवैधानिक राजतंत्र कहलाता है, जो 1789 से लेकर 1792 तक चला। यानी राजतंत्र रहा, इसमें राजा को मारने का प्रयास नहीं किया गया, इसमें राजा को रखा गया, और राजा को रखने के साथ साथ यहाँ पे एक संविधान बना जो संवैधानिक राजतंत्र कहलाया। लेकिन यह ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया। इसके बाद यहाँ आ गया उग्र गणतंत्र। उग्र गणतंत्र जिसमें रॉबस्पियर आते हैं, और ये एक निरंकुश शासन की तरह शासन करते हैं, और जो भी इनके विरोध में रहता है उनको मार देते हैं। तो ये आतंक का राज भी कायम करते हैं उग्र गणतंत्र में। इसको आगे पढ़ेंगे हम लोग, अभी देखेंगे। और इसके बाद आता है उदार गणतंत्र। उदार गणतंत्र में एंट्री होता है नेपोलियन बोनापार्ट का, और वो अपना एक अलग साम्राज्य स्थापित करते हैं, और इन्होंने ही नेशनलिज्म जैसे वर्ड को दिया, जो कि यूरोप में, पूरे यूरोप में धीरे धीरे फैला। तो उदार गणतंत्र और नेपोलियन साम्राज्यवादी, ये दोनों को हम लोग एक साथ देखेंगे। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं संवैधानिक राजतंत्र से। संवैधानिक राजतंत्र में हमको पढ़ना है कि संवैधानिक राजतंत्र पढ़ने से पहले हम लोग इसमें देखेंगे लुई 16वां के बारे में। तो लुई 16वां के बारे में हम लोग जान गए थे कि लुई 16वां जो है वो अपने दादाजी के लड़ाई को और आगे एक्सटेंड किए, और अपने फ्रांस पे 10 अरब लिब्रे का कर्ज बढ़वा दिए। इनका यही काम रहा। और अब इसमें समझना यह है कि संवैधानिक राजतंत्र के तहत जब 10 अरब लिब्रे का कर्जा फ्रांस में चढ़ गया, तो इन्होंने एक बैठक बुलाया जिसका नाम था स्टेट जनरल। हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं कि यहाँ बैठक, देखिए फ्रांस में 2 तरह का बैठक होता था। फ्रांस में बैठक 2 प्रकार के होते थे, मतलब लोग 2 तरीके से आते थे। एक था जिसका नाम था पार्लमा। लड़ाई का जड़ यही था, पार्लमा। पार्लमा क्या था? तो पार्लमा में वैसे लोग मीटिंग करने आते थे, जैसे इसमें कौन कौन मीटिंग कर सकते थे? तो इसमें राजा रहता था, इसके बाद कुलीन रहते थे, और पादरी। मतलब अगर बैठक करना है पार्लमा का, तो यही 3 सदस्य इसमें आएंगे। और एक होता था स्टेट जनरल। स्टेट जनरल। अब ये जो स्टेट जनरल है, इसमें जो बैठक होता था, ये बैठक होता था, ये सब तो रहते ही थे, और इसमें रहते थे सर्वसाधारण वर्ग के लोग। कौन रहते थे? सर्वसाधारण वर्ग के लोग, मतलब तीसरे कैटेगरी के लोग। और इनके लिए एक अलग से व्यवस्था था जिसका नाम था स्टेट जनरल। तो जब भी टैक्सेस बढ़ाना हो या जो भी थोपना हो किन पे, सर्वसाधारण वर्ग पे, तो स्टेट जनरल की बैठक बुलाई जाती थी। लेकिन मसला ये था कि स्टेट जनरल का बैठक भी 1614 तक, 1614 के बाद नहीं बुलाई गई थी। तो अब जब 10 अरब लिब्रे का कर्जा हुआ, तो राजा अलाउ किए कि हम लोग स्टेट जनरल का बैठक करेंगे। अब इस स्टेट जनरल के बैठक में सब लोग अपने अपने तरीके से अपना अपना लाभ ढूंढ रहे थे उसमें। राजा अलग लाभ ढूंढ रहा था कि इस स्टेट जनरल के बैठक में हम लोग सर्वसाधारण वर्ग पे टैक्सेस बढ़ाएंगे ताकि हमारा जो कर्जा है वो खत्म हो। कुलीन लोग अलग से बैठक में सोच रहे थे कि टाइड नामक जो कर है उसको हम लोग और ज़्यादा बढ़ाएंगे। सॉरी, पादरी लोग, जो टाइड नामक जो कर था वो पादरी लोग सोच रहे थे कि उसको और इजाफा करेंगे। कुलीन लोग अलग फेरा में थे कि हम लोग अलग से टैक्स लेंगे। और सर्वसाधारण वर्ग ये सोच रहे थे कि इस बैठक में हम लोग
अपनी बात को मनवाएंगे, और जो टैक्सेस हम पे लगता है वही टैक्सेस हम कुलीन और पादरी पे भी लगवाएंगे। तो आप समझिए इसको कि 1614 के बाद ये जो बैठक है, ये 5 मई 1789 को हुआ, यानी कितना दिन बाद हुआ, 175 ईयर लग गया इस बैठक को होने में। अब बैठक अलग तरीके का था। बैठक में वोटिंग कैसे होता था इसको समझ लेते हैं। तो बैठक में 3 तरह के लोग आते थे। एक थे पादरी वर्ग के लोग, और तो पादरी वर्ग के तरफ से 300 कौन आते थे, प्रतिनिधि आते थे। और कुलीन कुलीन के तरफ से कितने वर्ग आते थे, तो 300 इसके तरफ से भी आते थे। लेकिन सर्वसाधारण जो वर्ग था, जो तीसरा स्टेट था, इसके तरफ से 600 लोग आते थे। लेकिन दिक्कत ये था, यहाँ पे लड़ाई का मसला ये था कि ये जो 300 लोग थे, ये तीनों 100 लोग मिलके एक वोट डालते थे। यहाँ भी एक वोट पड़ता था, और सर्वसाधारण भी 600 होते हुए भी ये एक ही वोट डालते थे। तो आप समझ सकते हैं कि हर बार किन की बातों को मानी जाएगी। जाहिर सी बात है कि पादरी और कुलीन एक साथ आएंगे, तो इनके पास हो जाएगा 2 वोट और इनके पास रहेगा 1 वोट। इसलिए हमेशा किन की बात मानी जाती थी, पादरी और कुलीन की। और यही इस बैठक में भी हो रहा था। सर्वसाधारण लोग जो है वो चाह रहे थे कि वोटिंग जो है वो नंबर ऑफ कैंडिडेट वाइज हो, लेकिन राजा वोटिंग कैसे करवा रहा था, तो स्टेट वाइज करवा रहा था। जिससे गुस्सा होके ये जो 600 प्रतिनिधि थे, ये वहां से निकले। किनके नेतृत्व में, मिराबियो और आबे सिबे के नेतृत्व में। 2 आदमी थे उसमें, मिराबियो एंड आबे सीए। इन दोनों के नेतृत्व में ये 600 जो लोग हैं वो वहां से निकले, और सामने ही टेनिस का कोर्ट था। सामने ही क्या था, टेनिस का कोर्ट। तो टेनिस कोर्ट का मैदान, टेनिस कोर्ट का मैदान था, जहां पे ये लोग एकत्र हुए इस टेनिस कोर्ट के मैदान में। और इन्होंने बोला कि ये राजतंत्र जो है इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। अब हम लोग एक संविधान बनाएंगे, राजा को रखेंगे, लेकिन हम लोग एक संविधान संस्था के तौर पे बनाएंगे, और उस संविधान के अकॉर्डिंग ही हम राजा से सब काम करवाएंगे। तो ये 600 प्रतिनिधि जो हैं, ये टेनिस कोर्ट के मैदान में आए और नेशनल असेंबली बनाने की घोषणा कर दिए। नेशनल असेंबली। और नेशनल असेंबली जो ये बना 20 जून 1789 को। ये लोग 20 जून 1789 को नेशनल असेंबली बनाने की घोषणा किया और बना लिए। और इसके बाद ये लोग पूरे फ्रांस के लोगों को, चूंकि फ्रांस में सबसे ज़्यादा जनसंख्या निम्न वर्गीय लोगों का था, सर्वसाधारण वर्ग के लोगों का था, सब लोग इनके सपोर्ट में आए। और ये नेशनल असेंबली बनाने के बाद ये सब लोग राजा की ओर मूव किए। और दिन था 14 जुलाई 1789। ये लोग राजा के पास में ही, राजा के महल के पास में ही एक था बास्तिल का किला। क्या था, बास्तिल का किला, जिसमें किनको रखा जाता था, तो इसमें कैदियों को रखा जाता था। और ये बास्तिल का जो किला था, ये निरंकुशता का प्रतीक था, राजा के निरंकुशता का प्रतीक। मतलब राजा जो है उनका सबसे खतरनाक कैदियों को यही बास्तिल के किला में रखा जाता था। तो यहाँ किला में कैदियों की संख्या ज़्यादा नहीं थी, बस ये सिंबॉलिक था कि राजा जो है सबसे खतरनाक कैदियों को यहाँ रखता है। तो सब लोग सबसे पहले बास्तिल के किला में आए और इस किला को तोड़ दिए। और तोड़ने के बाद सारे कैदियों को बाहर निकाला, और इस दिन से क्रांति का आगाज हो गया। क्रांति शुरू हो गया इस दिन से। बास्तिल का किला जैसे ही टूटा, क्रांति शुरू हो गया और सब लोग यहाँ से निकलने लगे। फिर से बता दे रहे हैं आपको कि इसमें जो है वो राजा को मारने का प्रयास नहीं हुआ। इसमें क्या हुआ कि राजा को अपने पद पे रखना है, लेकिन जो नेशनल असेंबली बनाए हैं हम लोग, उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना काम करेंगे। अब ये जो नेशनल असेंबली है वो काम कैसे करता था, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि नेशनल असेंबली काम कैसे करेगा। इसके लिए हम नया पेज लेते हैं। हाँ, आइए समझिए नेशनल असेंबली के बारे में। नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली कब बना था, तो ये बना था 20 जून
1789 को। अब ये जो नेशनल असेंबली बना, इसके जो सदस्य होंगे उनका चुनाव भी होगा, सदस्य का चुनाव। अब इन सदस्यों का जो चुनाव होगा, इसमें दो तरह के लोग भाग ले सकते थे। एक थे सक्रिय नागरिक और एक थे निष्क्रिय नागरिक। अब सक्रिय नागरिक मतलब कहने का है कि इसके जो सदस्य होगा उनका चुनाव होगा, और चुनाव के लिए वोटिंग कौन देंगे, तो वोटिंग में एक्टिव मेंबर लोग भाग देंगे, निष्क्रिय लोग नहीं भाग देंगे। अब एक्टिव मेंबर में किनको रखा गया था, तो उनको रखा गया था जो मध्यम वर्ग से हों, मध्यम वर्ग के लोग सिर्फ वोट कर सकते हैं। और क्या, उनका जो है आयु 25 वर्ष से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। और दूसरा बात होना चाहिए कि कम से कम ये 3 डेज का टैक्स देते हों, मतलब इतना इनके पास पैसा होना चाहिए कि ये 3 दिन का टैक्स दे सकते हैं या 3 दिन का टैक्स देते हैं। तो यहाँ से आप समझ पा रहे होंगे कि ये जो नेशनल असेंबली बना, ये भी किसके पक्ष में चला गया, मध्यवर्गीय पक्ष में चला गया। यहाँ भी निष्क्रिय नागरिक के रूप में कौन आ गए, तो थर्ड स्टेट के लोग आ गए। तो क्या थर्ड स्टेट के लोग खुश होंगे इससे, नहीं होंगे। तो क्या होगा, आगे ये फिर से चलेगा। इसमें क्या किया गया, नेशनल असेंबली के द्वारा एक अच्छा काम किया गया कि जो पादरियों द्वारा लगाया जाता था टाइड टाइड नामक टैक्स, टाइड, इस टैक्स को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। और नवंबर 1789 तक, नवंबर 1789 तक जितने भी ये थे, चर्च का जो संपत्ति था उसको जब्त कर लिया गया। चर्च के सारे संपत्ति को क्या कर लिया गया, जब्त कर लिया गया। और सक्रिय लोगों के द्वारा न्यायाधीश का चुनाव होने लगा। मतलब सक्रिय लोग जो हैं, ये सक्रिय लोग ये न्यायाधीशों का चुनाव करने लगे। लेकिन फिर भी ये किसके पक्ष में चला गया, ये सब चला गया मध्यवर्गीय के पक्ष में। और निष्क्रिय लोग यानी सर्वसाधारण लोग जिस स्टेज पे थे उसी स्टेज पे रह गए, जिसके कारण से क्या होगा, ये क्रांति और आगे चलेगी। अब ये जब नेशनल असेंबली के बाद ये सारा कुछ हुआ, उसके बाद ये जो है क्रांति अपने अगले चरण की ओर चल जाता है, जिसको हम लोग उग्र गणतंत्र बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जब नेशनल असेंबली बन गया, और नेशनल असेंबली के लोग संविधान कब बना लेते हैं, 1791 में संविधान बन के तैयार हो जाता है। 1791 में संविधान बन के तैयार हो जाता है। अच्छा बताइए, संविधान में प्रभाव किसका रहेगा, यानी संविधान में ज़्यादा छूट किसको मिलेगा, मध्यवर्गीय लोगों को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे जा कौन रहे हैं, मध्यवर्गीय लोग जा रहे हैं। जिसके कारण से निम्न वर्गीय लोगों को कुछ नहीं मिला। तो निम्न वर्गीय लोग में जैसे रेडिकल वर्ग, निम्न वर्गीय वर्ग को ही रेडिकल वर्ग बोला गया। रेडिकल का मतलब होता है जो तुरंत परिवर्तन चाहते हैं। अब इसमें दो गुट बना, मतलब निम्न वर्गीय लोग जो थे वो लोग धीरे धीरे आपस में ही क्या बनाने लगे, गुट बनाने लगे। तो इनमें दो तरह का गुट बना, इनमें दो तरह का गुट बना। दूसरा पेन ले लेते हैं। तो पहला जो गुट बना है, इसका नाम रखा गया जीरनदस्तो दल। क्या रखा गया, जीरनदस्तो दल। और एक जो बना, इसका नाम रखा गया जैकोबियन दल, जैकोबियन, जैकोबियन पार्टी या जैकोबियन दल बोलते हैं। मतलब रेडिकल लोग जो हैं, निम्न वर्गीय लोग जो हैं, जो अपने अपने में पार्टी बनाना स्टार्ट किए, ताकि वो मध्यवर्गीय लोग को हटा के निम्न वर्गीय लोग उसमें आगे आए, नेशनल असेंबली में आगे जाएं। तो जीरनदस्तो दल जो बना, इसके जो हेड बनाए गए, इनका नाम था, जीरनदस्तो दल में जो हेड थे इनका नाम था ब्रिंसो। क्या नाम था, ब्रिंसो। जो मध्य निम्न वर्गीय लोगों को ही नेतृत्व करते थे। और जैकोबियन जो दल था, इसके जो हेड बने, इसके हेड बने आपके रॉबस्पियर। इनका नाम क्या था, रॉबस्पियर। और इनके सहयोगी थे, इनके सहयोगी कौन कौन थे, तो इनके सहयोगी हो जाएंगे दांते और हर्बर्ट, ये दोनों इनके सहयोगी थे। लेकिन ज़्यादा जो निम्न वर्गीय लोगों में ज़्यादा एक्टिव कौन सा वर्ग था, दल था जैकोबियन दल। जैकोबियन दल ज़्यादा काम कर रहा था, ज़्यादा लोगों को मोटिवेट कर रहा था ताकि वो नेशनल असेंबली में जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ जाएं। तो जैकोबियन दल के जो रॉबस्पियर थे, अब इसमें ये एक थोड़ा सा भारत के इतिहास से भी जुड़ा हुआ है कि जैकोबियन दल गरीबों का दल था, यहाँ मजदूर वर्ग के लोग थे। और इसको देखते हुए फ्रांस की क्रांति से इतने प्रभावित हुए हमारे मैसूर के जो राजा थे, टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान,
सुल्तान। तो टीपू सुल्तान ने भी जैकोबियन दल का क्या किया था, सदस्यता ग्रहण किया था। और इन्होंने मैसूर में क्या किया, तो इन्होंने मैसूर में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया, स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में कि फ्रांस की क्रांति से कौन प्रभावित हुए, फ्रांस की क्रांति से भारतीय राजा कौन से भारतीय राजा प्रभावित हुए और मैसूर में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वो कौन होंगे, टीपू सुल्तान। और पूछा जाएगा कि कौन सा विदेशी दल था जिसमें भारत के राजा ने सदस्यता ग्रहण किया था, तो वो हो जाएगा टीपू सुल्तान। तो अब ये दोनों जीरंदस्तों में ब्रिंसो थे, तो ब्रिंसो और रॉबस्पियर ये दोनों मिलके काम करना स्टार्ट किए एक साथ, और एक साथ काम करना स्टार्ट किए। और इसी समय क्या होता है कि फ्रांस जो है वो ऑस्ट्रिया और प्रसा पे अटैक कर देता है, ऑस्ट्रिया और प्रसा पे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से फ्रांस के जो सैनिक है वो एक गीत गाते हुए चलते हैं, उस गीत का नाम था मार्सले। तो यहाँ से एक अच्छा क्वेश्चन आ सकता है, मार्सले जो है वो ये जो गीत है वहाँ का फ्रांस का राष्ट्रगान था, क्या था, राष्ट्रगान। अब आपसे पूछा जा सकता है कि ये मार्सले जो है वो लिखे कौन थे फ्रांस में, तो इनके इसके जो लेखक ये राइटर थे, गीतकार थे, वो थे रॉजेट दी लाइल। इसके लेखक ये रचयिता कौन थे, तो रॉजेट दी लाइल। इन्होंने मार्सले लिखा जो फ्रांस का था, और ये गीत गाते हुए सब लोग चल रहे थे, जिसकी वजह से वहां के सैनिकों ने भी विद्रोह किया। और अंततः ये दोनों रॉबस्पियर और ब्रिंसो मिलके 10 अगस्त 1792 को वहां के जो राजा थे, कौन, लुई 16वां, इनको क्या कर लिया जाता है, बंदी बना लिया जाता है। अब इनको बंदी बना लिया जाता है, और ये लोग जो हैं वो डायरेक्ट किस में आ जाते हैं, नेशनल असेंबली में। और नेशनल असेंबली में आते के साथ नेशनल असेंबली में बदलाव करना शुरू कर देते हैं ये लोग। सबसे पहला बदलाव क्या करते हैं ये लोग, सबसे पहला बदलाव करते हैं नेशनल असेंबली में, कि नेशनल असेंबली का जो रॉबस्पियर सबसे पहला क्या करते हैं, नेशनल असेंबली में सबसे पहला काम करते हैं कि इसका नाम बदल देते हैं, और इसका नाम बदल के ये लोग कन्वेंशन रख देते हैं। क्या रखते हैं, कन्वेंशन। और वोट डालने का जो अधिकार था वो 25 साल से घटा के कितना कर देते हैं, 21 साल कर देते हैं। वोट डालने का अधिकार 21 साल से बड़ा होना चाहिए। और इन्होंने 21 सितंबर 1792 को अंततः फ्रांस में राजतंत्र की जगह पे क्या ला देते हैं, गणतंत्र की स्थापना हो जाती है, यानी राजा को अपदस्थ कर दिया गया। अब यहां से क्या होता है कि होड़ लगता है किस पे, ब्रिंसो और रॉबस्पियर में, कि कौन यहाँ के राजा बनेंगे, कौन यहाँ का अधिकारी बनेगा, हेड बनेगा। तो रॉबस्पियर इसमें आगे आ जाता है ना। और सबसे पहला काम जो है रॉबस्पियर करता है कि 21 जनवरी 1793, 21 जनवरी 1793 को जो लुई 16वां थे, लुई 16वां, इनको गिलोटीन चढ़ा दिया जाता है। गिलोटीन वहां का एक सजा था, देखिए गिलोटीन, गिलोटीन, गिलोटीन वहां का एक सजा था। ये एक सजा कैसा था, तो ये एक दो तख्त रहते थे, उसके ऊपर एक इस तरह का आकृति रहता था, और ये कम से कम 200 से 300 केजी का होता था, है ना। ये और यहाँ धारेदार हथियार है, और यहाँ पे क्या किया जाता था, यहाँ पे इस तरह से बनाया हुआ है, और यहाँ पे सर रख दिया जाता था, इधर धड़ रहता था, और इसको इसके ऊपर क्या किया जाता था, गिराया जाता था, जिसके कारण से शरीर अलग हो गया और सर अलग हो गया और आदमी की मौत हो जाती थी। इस तरह के मशीन का नाम था गिलोटीन, एक तरह से फांसी था। तो लुई 16वां को 21 जनवरी 1793 को रॉबस्पियर गिलोटीन पर चढ़ा देता है, जिसका बहुत विरोध होता है। और इसका विरोध करने वाले ब्रिंसो भी होते हैं, ब्रिंसो भी रॉबस्पियर का विरोध करता है, जिसकी वजह से ब्रिंसो को भी गिलोटीन चढ़ा दिया जाता है। अब जैसे ही रॉबस्पियर हेड बन गया,
अब ब्रिंसो उसके अपोजिट बोल रहा है, विरोध में बोल रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था तुमको, तो ब्रिंसो को भी क्या कर दिया जाता है, गिलोटिन चढ़ाया जाता है। अब अभी हम लोग पढ़े थे कि रॉबस्पियर के दो सहयोगी थे, जिनका नाम क्या था, दांते और हर्बर्ट। क्या नाम था, दांते और हर्बर्ट। ये लोग भी इनको समझाते हैं, ये लोग भी रॉबस्पियर को समझाते हैं, लेकिन उसको लगता है कि हमारा विरोध हो रहा है, जिसकी वजह से इसने दांते और हर्बर्ट को भी गिलोटिन पे चढ़ा दिया। यहाँ तक कि लुई सोलहमा की जो पत्नी थी मैरी एंटुआनेट, जिसको मिस खर्चीली बोला जाता है, उसको भी गिलोटिन चढ़ा दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि रॉबस्पियर को जो रॉबस्पियर का विरोध करने वाले जो भी लोग थे, उनको ये गिलोटिन पे चढ़ा देता था, और धीरे धीरे करके इसने अपने सारे विरोधियों को मार दिया और आतंक का राज कायम किया। यानी 1793 से लेकर 94 के बीच में जो भी इसके विरोध में आए, अपने सैनिकों को रखता था, जो भी इसके विरोध में आते थे तुरंत उन लोगों को गिलोटिन चढ़ा दिया जाता था। और इस तरह से 1793 से 1794 का जो राज था फ्रांस में, ये आतंक का राज कहलाया, आतंक का राज कहलाया। कहाँ, फ्रांस में। इसने कुछ काम भी किए, जैसे कुछ काम क्या किए कि फ्रांस में दो तरह के ड्रेस कोड थे, फ्रांस में दो तरह का ड्रेस कोड था। आतंक का राज कायम किया, उसके बाद ये ड्रेस था, एक एक का नाम था कुलात और एक का नाम था ब्रीचेज। कुलात घुटना तक पहनने वाला था और ब्रीचेज पूरा फुल था। तो कुलात जो था ये गरीब लोग पहनते थे, कुलात ही फुल था, ब्रीचेज थोड़ा सा ऊपर की ओर पहना जाता था, घुटना तक। तो कुलात जो था ये गरीबों का पहनावा था, और ब्रीचेज जो था वो अमीर वर्ग के लोग पहनते थे। तो इसने क्या किया कि फ्रांस में जो भी ब्रीचेज पहनेंगे उनको सजा दिया जाएगा, अगर उनको नहीं मानेंगे तो उनको भी गिलोटिन चढ़ा दिया जाएगा। तो ब्रीचेज को हटा करके सब लोग को क्या कहा गया कि कुलात पहनिए, यानी कि कोई अमीर गरीब नहीं होगा, सब लोग गरीब का ड्रेस पहनेगा। और सारे लोगों को इसने क्या कहा कि कुलात पहनना है आपको। और वहां पे पुरुष को, फ्रांस में पुरुष को मॉन्स्यूर बोला जाता था, मॉन्स्यूर बोलने का प्रचलन स्टार्ट हुआ। मॉन्स्यूर जिसको महोदय बोलते हैं, महोदय। और महिला, महिला को मदाम, मदाम ही महोदया है। हम, मुझे लगता है कि मदाम, संभवतः मदाम से ही मैडम शब्द आया है। तो वहाँ पे क्या किया गया, पुरुषों को मॉन्स्यूर बोला गया और महिलाओं के लिए कौन सा वर्ड आया, मदाम आया। फ्रांस में सभी लोगों के लिए एक ड्रेस कोड हो गया जिसका नाम क्या था, कुलात था। अब इसी बीच में फ्रांस के ही एक पत्रकार हुए जिनका नाम था डेस मॉलिस। फ्रांस के ही एक पत्रकार थे डेस मॉलिन्स। अब डेस मॉलिन्स जो थे, इन्होंने रॉबस्पियर पे एक आर्टिकल लिखा और रॉबस्पियर पे टिप्पणी करते हुए इन्होंने लिखा कि क्रांति अभी शिशु अवस्था में है, अभी इसे अनुशासन से पालने की आवश्यकता है ताकि वह योग्य बन सके। लेकिन हम देख रहे हैं कि अनुशासन बिगड़ रहा है और क्रांति का शिशु अवस्था में ही क्या होने लगा, बिगड़ने का डर है। अब ऐसा आर्टिकल सुनते ही रॉबस्पियर गुस्से में आ गया और उसने अंततः डेसमॉलिस को भी क्या कर दिया, गिलोटिन पे चढ़ा दिया। यानी आप देख पा रहे हैं कि पूरे फ्रांस में कुछ अच्छा काम भी कर रहा है, लेकिन पूरे फ्रांस में इसका आतंक का राज है। ऐसा आतंक फैलाया ये कि निम्न वर्गीय लोग भी इससे परेशान होने लगे, जिसकी वजह से वहाँ के जो अधिकारीगण थे उन्होंने एक प्लान बनाया और जुलाई 1794 को रॉबस्पियर को धोखे से पकड़ा गया। रॉबस्पियर को धोखे से पकड़ा गया और इसको भी गिलोटिन पे चढ़ा दिया गया। लास्ट में ये भी गिलोटिन से ही क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। और जैसे ही ये मरते हैं तो अधिकारी लोग अब फ्रांस में अलग तरह का व्यवस्था लाएंगे, डायरेक्टरी व्यवस्था लाएंगे, और यही अगला चरण आएगा। मतलब आतंक का राज जैसे ही खत्म होता है तो फ्रांसीसी क्रांति जो है वो तीसरे चरण की ओर बढ़ जाएगी और फ्रांस की क्रांति का तीसरा चरण आ जाएगा, जो कि क्या था, उदार गणतंत्र। और इसी में नेपोलियन की एंट्री होती है और नेपोलियन साम्राज्यवादी आएगा। तो नेपोलियन बोनापार्ट को हम लोग इसको नेपोलियन बोनापार्ट और फ्रांसीसी क्रांति का तीसरा चरण एक साथ अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और अगले वीडियो में
पूरा फ्रांस की क्रांति खत्म हो जाएगा। जिसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव्स होंगे उसको एक साथ कंपाइल करेंगे। जो बिहार दरोगा में पूछा है, अगर बीपीएससी में पूछा है, किसी भी एग्जाम में टीआरई 1, 2, 3, तो उसको भी हम लोग कंपाइल करेंगे। बिहार दरोगा में कितना क्वेश्चन पूछा है, वर्ल्ड हिस्ट्री से, फ्रांस की क्रांति से रिलेटेड एसएससी में कितना क्वेश्चन पूछा है, अगर रेलवे में पूछा है तो उसको हम एक साथ कंपाइल करेंगे। एनसीईआरटी के ऑब्जेक्टिव को भी लेंगे और उसको एक बार हम लोग सोल्व करेंगे। तो वो 15 से 20 मिनट का होगा। सबसे पहले तीसरा वीडियो जो आएगा वो फ्रांस की क्रांति का लास्ट वीडियो होगा। आप लोग जुड़े रहते हैं तो इसमें लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और इसमें सारे सब्जेक्ट को और सारे टॉपिक को ख़त्म किया जाएगा एकदम डीप में। तो सबसे पहले आप लोग इसको थियरी बेस्ड पढ़ लीजिए, उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव बनाइएगा तो ज़्यादा आसानी से बनेगा। धन्यवाद।